हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने पुरानी वीडियो में क्या किया था, हमने पार्ट 1 देखा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 पे आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ और टर्म्स देखेंगे जो बेसिक है अकाउंटिंग की। अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से आती हैं तो आपको अकाउंट्स पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये टर्म्स हैं जो कि यूज़ होने वाली हैं आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिसीप्ट। इसको हम रिसीट बोलते हैं। तो रिसीट इज समथिंग जो हमारे पास आए, राइट? कोई भी चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज कॉल्ड अ रिसीट। तो हम क्या बोलते हैं, रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश रिसीट। रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड। मतलब अगर हमारे पास कुछ कैश आ रहा है और उसकी मैं एंट्री कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, कोई भी चीज आना इज रिसीट। ठीक है, रिसीट जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है। देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज रिसीट? मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, जब मैं कोई चीज को सेल कर रहा हूं उसके बदले में मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिसीट। ठीक है, रिसीट के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो तरह की रिसीट हमको मिलती है। एक होती है रेवेन्यू रिसीट और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। राइट, एक है रेवेन्यू रिसीट और दूसरी है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जब मैं गुड्स की सेल कर रहा हूं, जो मेरे डेली आइटम्स है, जैसे मेरा स्टॉक, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है किसका, मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूं, मेरा कार मैन्युफैक्चरर है। अब मैं जब कार को सेल कर रहा हूं, मेरे पास एक कुछ पैसा आएगा, वो क्या होगी, मेरी रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं उस चीज को जब मैं सेल करता हूं और उसके बदले मुझे पैसा आता है, वो क्या होती है, हमारी रेवेन्यू रिसीट। राइट, रेवेन्यू रिसीट लाइक सेल ऑफ गुड्स। जिस सामान को मैं बेचता हूं उसको बेचने पे जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं, हमारी रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। अब कैपिटल रिसीट की बात करूं तो वो क्या होती हैं, वो चीजें जो कि मेरा एसेट है। एसेट की जानकारी तो आपको पता है ना, वो बिजनेस की चीज, इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे उसकी गाड़ी, जब कुछ भी। ठीक है, जब आप उसको सेल करते हो, जब आप किसी एसेट को सेल करते हो, जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग थी बिजनेस की, जो कि अब मुझे लग रहा है मेरे पास बिल्कुल भी यूज की नहीं है, अब मैं उसको जब सेल करूंगा उससे जो मुझे पैसा आएगा वो मेरा रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, वो क्या होगी, मेरी कैपिटल रिसीट। वो क्या होगी, मेरी कैपिटल रिसीट। ये किससे आती है, सेल ऑफ एसेट से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंट है। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, वो रिसीट जो कि मेरा हमारा सेल ऑफ गुड्स से आती है, और कैपिटल रिसीट क्या होती है, वो रिसीट जो कि मेरी सेल ऑफ एसेट्स में से आती है। राइट, तो आई होप आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा राइट डाउन करने में। तो चलिए देखते हैं। अगली टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास एक्सपेंडिचर और एक टर्म है हमारे पास एक्सपेंसेस। आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस तो सेम चीज है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस जो है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंस समझते हैं दोनों में क्या है, वहीं से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेंडिंग मनी फॉर इंक्रीजिंग लायबिलिटी और इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, हम पैसा खर्च रहे हैं या अपने लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। वो खर्चा जो हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स खरीदने में, स्टॉक खरीदने में, जो हम अपना क्या करने में खर्च कर रहे हैं, एसेट्स को एक्वायर करने में या सर्विसेज लेने में, वो हम खर्च कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर। यानी ये हमारे लॉन्ग टर्म खर्चे होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, जो कि हमारा बिजनेस की डेली रूटीन से, अगर मैं बिजनेस के लिए स्टॉक लेके आ रहा हूं या कोई फर्नीचर खरीद रहा हूं, वो क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है।
ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी ना इसकी। एग्जाम्पल क्या होती है इसकी, अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ या फर्नीचर खरीद रहा हूँ या कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ, सॉरी कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड जो डेली बेसिस पे खर्चे रहते हैं, जो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, जो मैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चता हूँ, जो मेरे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं। जैसे मैं रेंट दे रहा हूँ, अब रेंट दे रहा हूँ वो मैं किसी चीज को एक्वायर तो नहीं कर रहा ना, मैं सैलरी दे रहा हूँ वो मैं किसी एसेट को एक्वायर तो नहीं कर रहा ना, मैं डेली वेजेस दे रहा हूँ या दिहाड़ियाँ दे रहा हूँ, उसमें तो मैं किसी एसेट को एक्वायर नहीं कर रहा ना, तो ये क्या है मेरा एक्सपेंसिस। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसिस में डिफरेंस है कि ये किसी एसेट्स को एक्वायर करने में हेल्प करते हैं और ये मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं जैसे वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों की टाइप्स देखते हैं। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। एक्सपेंडिचर हमारे पास 3 तरह में मिलता है। पहला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहली टाइप क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो मैं क्या यूज करता हूं, जो मैं स्टॉक खरीदने में यूज करता हूं, जो मैं अपना स्टॉक खरीदने में यूज करता हूं, ठीक है, या मैं अपने बिजनेस के गुड्स जो है उसको परचेज कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या मेरा रेवेन्यू, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा रिटेन हो जाएगा, जो खर्चा मैं कर रहा हूं उसका मेरे को रिटर्न जो वो 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। फिर बात करता हूं कैपिटल की, ये मैं कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए फिक्स एसेट्स करने की खर्च करता हूं, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, जैसे फर्नीचर, जैसे व्हीकल ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बड़ा खर्चा है, ठीक है, और ये मेरे पास 1 साल नहीं 1 साल से ज्यादा मेरे साथ चलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि मैंने कर तो अभी दिया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो मैंने कर तो अभी दिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको डेफर्ड हमने जब एसेट्स की टाइप पढ़ी थी, हमने डेफर्ड भी देखा था एक चीज, ठीक है, डेफर्ड एसेट्स में बताया था, उसमें मैंने क्या कहा था, वो खर्चे जो कि हम करते तो क्या है, हम करते 1 साल में, पहले साल में खर्च करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि मैं उसको 1 साल में बेयर नहीं कर सकता, और उस खर्चे का प्रॉफिट जो मेरे को 1 साल में नहीं आने वाले कई सालों तक आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, जब मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मेरे को सिर्फ 1 ही साल के लिए मिलेगा? अगर नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो मैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो वो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको मैं अलग अलग आने वाले कुछ साल में कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ताकि मैं उस एक्सपेंस को आहिस्ता आहिस्ता करके बियर करूं। जैसे 1 लाख का मैंने क्या कर दिया, 1 लाख का एक्सपेंस किया है, उसमें से उसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड, मेरे को पता है कि उसका बेनिफिट जो मेरे को आने वाले 10 साल में मिलने वाला, तो मैंने क्या कर दिया, उस एक्सपेंस को 10 करके 10 महीनों में एडजस्ट कर दिया। ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड जब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो एक्सपेंसेस जो है वो 2 तरह के रहते हैं हमारे पास। पहला क्या है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा क्या है पोस्टपेड। जी नहीं, प्रीपेड पोस्टपेड नहीं, हाँ पोस्टपेड को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है, कहीं पोस्टपेड मत लिख के आ जाना कहीं पे। दूसरा क्या हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि मैंने ऑलरेडी दे दिए, मैंने एडवांस में सैलरी पे कर दी, मैंने एडवांस में वेजेस पे कर दी, मैंने एडवांस में कोई रेंट पे कर दिया, 2000 प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। अपना टर्म जो है वो खुद ही अपना मीनिंग बता रही है। और आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे बिजली का बिल आया था, मैं पे नहीं कर पाया, मैं बिजली का बिल आया था पे नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पे तो करना है ना मुझे वो कभी ना कभी, तो उसको जब मुझे पे करना है तो वो क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। मेरी सैलरीज ड्यू है, मैंने अपने स्टाफ को सैलरीज देनी है लेकिन अभी नहीं दे पा रहा, लेकिन कभी ना कभी तो देनी है ना, तो वो किस कैटेगरी में चल जाएगी, आउटस्टैंडिंग में, और ये मेरी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे एसेट्स हैं और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मेरी लाइबिलिटीज है। तो आई होप आपको एक्सपेंसेस में और एक्सपेंडिचर में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चे जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और एक्सपेंसेस क्या है, वो खर्चे जो कि मैं क्या करता हूं, डेली बेसिस पे करता हूं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चे जो कि मैं एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए करता हूं, और हमारा एक्सपेंसेस क्या है, वो खर्चे जो कि क्या होते हैं, मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता हूं, रेवेन्यू अर्न करने के लिए करता हूं। अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट डेफिनेशन में देखेंगे कि नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आने वाली है, रेवेन्यू की। तो चलिए देखते हैं।
सो बोर्ड क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। बेल आइकन आपको प्रेस करना पड़ेगा इसके लिए। चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि वीडियोस जो है वो और भी बच्चों तक पहुंच पाए, राइट। इससे हमारे भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर ज़्यादा लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो इससे क्या होता है, हमको लगता है कि एंगेजमेंट बनी हुई है स्टूडेंट्स की हमारे साथ, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको हर वीडियो में कमेंट करना है और वीडियोस को लाइक जरूर करना है। तो देखते हैं अगली टर्म क्या है हमारे पास, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट जो आता है, जो प्रॉफिट आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड रेवेन्यू। चीजों को बेच के मेरे पास जो प्रॉफिट आता है, चीजों को बेच के मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू। देखो प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जो चीजों को बेच के मेरे पास इनकम आ रही है, जितनी मेरी सेल हो रही है, वो क्या है, मेरा रेवेन्यू, राइट। तो ठीक है, आपको मैंने रेवेन्यू का डिफरेंस बता दिया। साथ ही साथ हम इसके क्या कर लेते हैं, हम प्रॉफिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूं, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूं, वो क्या बनता है, मेरा प्रॉफिट। जितनी मेरे पास सेल हो रही है, ये मेरे पास सेल हो गई, सेल क्या है, मेरा रेवेन्यू। इसमें से मैंने कैरेज का खर्चा निकाल लिया, कैरेज का खर्चा, यहाँ से मैंने वेजेस निकाल ली, यहाँ से मैंने जो भी मेरे मतलब फ्रेट लग रहा है, मुझे उठवाने का किराया लग रहा है, फ्रेट लग रहा है, मैं सैलरीज दे रहा हूँ, ये सब निकाल के जो मेरे पास बचेगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट जो है वो दो तरह का होता है। एक क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। मेन डिफरेंस जो है वो आपको थोड़ी बाद में पता लगेगा जब हम आगे आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे मेन चीज देख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलता है हमारा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तीन तरह की होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड अकाउंट कौन सा होता है हमारा, हम थर्ड चीज क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट। ये हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स के पहले पहले जो खर्चे होते हैं ना, चलो आपको बता ही देता हूं मैं। सेल्स के पहले पहले जो खर्चे होते हैं, जब मैं उसको माइनस कर देता हूं तो वो क्या होता है, मेरा ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन सेल्स के बाद के खर्चे जब मैं माइनस करता हूं उसमें से, तो वो क्या होता है, मेरा नेट प्रॉफिट। तो ये क्या कर लो, बिफोर सेल्स, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में से निकल के आता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं तो वहां से मेरा क्या निकल के आता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं तो वहां से मेरा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से मैं आफ्टर सेल एक्सपेंसेस लेस करता हूं, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं बिफोर सेल्स एक्सपेंसेस लेस करता हूं, राइट। तो चलिए, अगर प्रॉफिट का इंपैक्ट बताऊं आपको बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट जो है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की स्टेटमेंट होती है। आगे आगे हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि आगे हमको पूरा का पूरा अकाउंट्स कवर करना है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इफेक्ट, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पे प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट होता है, तो प्रॉफिट से क्या होता है, हमारी कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिट से क्या होता है, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और लॉस से मेरी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। बोर्ड इज ऑल क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। हम पूरे के पूरे कंपोनेंट्स जो है आपके आने वाले 1-2 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, आपकी जीएस की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही हमारे ये दो कंपोनेंट्स खत्म होते हैं, हम आगे इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कवर कर देंगे आपके अकाउंट असिस्टेंट के। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आपके यहाँ हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन पहले जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे, अकाउंट्स
और दूसरा हमारा जीएस और थर्ड हमारा कंप्यूटर्स। ये 90 मार्क्स कैरी करेगा आपके 120 मार्क्स में से, ठीक है। तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली क्विज हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अभी ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम में जाके द कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परचेजेस। तो परचेजेस तो आपको सबको पता ही है कि क्या होती है। परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस वो चीजें खरीदना जिसको मैं सेल करता हूं, ठीक है। वो चीजें खरीदना जिसको मैं सेल कर रहा हूं। ओनली यूज्ड फॉर द गुड परचेज्ड, ठीक है। ये परचेजेस जो टर्म है ये सिर्फ ओनली यूज्ड फॉर गुड्स, ठीक है। गुड्स यानी क्या? मेरा स्टॉक, जो चीजें मैं सेल करता हूं बस उसी को मैं परचेजेस कहता हूं और किसी को भी परचेजेस नहीं कह सकता। जिन चीजों को मुझे सेल करना है, जैसे मैं किस में डील करता हूं, मेरी आटा चावल की एक शॉप है, तो मैं आटा चावल की जब परचेज करूंगा उसी को मैं परचेजेस मेंशन करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी चीजें एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही हैं, चाहे वो मेरा वेइंग मशीन हो या और चीजें जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, कटिंग के लिए कोई चीज ले रहा हूं, वो मेरी परचेजेस में नहीं आएंगी। परचेजेस में सिर्फ वही चीजें आती हैं जिसको मुझे सेल करना होता है आगे जाके, ठीक है। अगर मैं कोई बिल्डिंग ले रहा हूं तो वो मेरी परचेजेस नहीं है। परचेजेस सिर्फ क्या है? स्टॉक की परचेज, ठीक है। ओनली यूज फॉर गुड्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, राइट, विच आर मेंट फॉर रीसेल। नेक्स्ट आती है हमारे पास इसी से मिलती जुलती परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? मैंने कोई सेल की, जब मैंने कोई सेल की तो वो सेल, अच्छा सॉरी, परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं। कोई चीज मैंने खरीद ली, वो चीज मुझे पसंद नहीं आई, मुझे पता लगा कि जब मैंने आटा चावल का एक बैग मंगवाया वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको जब मैं वापस करूंगा वो क्या हो जाएगी? मेरी परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न ऑफ परचेजेस, ये क्या होता है? सीधा सीधा रिटर्न ऑफ परचेजेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सेल्स। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? सेल्स। तो सेल्स के बारे में तो सब जानते हैं। जब मैं चीज को बेचता हूं, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो उधार पे हो, दैट इज कॉल्ड एज सेल। जब मैं कोई भी चीज की सेल करता हूं, जब मेरे पास स्टॉक आया, जब मैं, ये मेरे पास क्या है? ये मेरी शॉप है। इस शॉप में जब मैं सामान लेके आया, इसको मैं बोलूँगा परचेज, और जब मैं यहाँ से लोगों को सामान बेचूंगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेल, ठीक है। सेल क्या होता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो टोटल रेवेन्यू जो मुझे मिल रहा है चीजों को बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड करके। अब मेरा जरूरत नहीं है बिजनेस सेल एंड परचेज का ही हो सकता है मेरी कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी हो, मेरा अगर मैं कोचिंग सेंटर है तो मेरे लिए सेल क्या होगी? मेरे पास जो फी आएगी। तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे अगर फी मिल रही है तो दैट इज माई सेल्स, राइट। दिस इज रेवेन्यू फॉर मी, राइट। सिमिलरली इसके साथ सेल्स रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारे पास? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है? जब पैसा मुझे वापस देना होता है, मेरे पास सामान वापस आ गया, मैंने कोई चीज़ बेची, किसी को पसंद नहीं आई। अब जैसे मैं परचेज रिटर्न कर रहा था, अब किसी के लिए जो मेरी जो सेल रिटर्न होगी वो किसी के लिए क्या होगी? परचेज रिटर्न होगी, राइट। समझ रहे हो ना आप? जैसे मैंने परचेज रिटर्न की बात की थी, मैंने किसी को सामान बेचा, सॉरी मैंने किसी को सामान वापस कर दिया, मेरे लिए तो वो परचेज रिटर्न है, लेकिन जिससे मैंने वो सामान खरीदा होगा उसके लिए क्या होगी? वो सेल्स रिटर्न होगी, राइट। तो
टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या होती है, सेल्स। और जब मैं सेल्स को वापस करता हूँ, जब मेरे पास मुझे सेल के पैसे वापस करने पड़ते हैं, मुझे चीज़ वापस लेनी पड़ती है, वो क्या होगी, मेरी सेल्स रिटर्न, राइट। तो आई होप आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग नहीं रहा होगा, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ठीक है। स्टॉक की डेफिनेशन क्या है, गुड्स अवेलेबल विद बिजनेस फॉर सेल्स, ठीक है। गुड्स विद बिजनेस फॉर सेल्स। बिजनेस के पास जो सामान पड़ा होगा सेल करने के लिए, बिजनेस के पास जो सामान पड़ा है सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। स्टॉक जो है ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में मिलेगी, आपको क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में मिलेगी, और आपको ये किस फॉर्म में मिलेगी, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये तीन टाइप्स है हमारे पास स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के स्टार्ट में जब भी मैं अकाउंट्स ओपन कर रहा हूं उस टाइम मेरे पास जो स्टॉक पड़ी होगी वो क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक। जब साल एंड हो रहा है उस टाइम मेरे पास इतनी स्टॉक पड़ी होगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक। और जब जो स्टॉक मेरी बनने में, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मेरी स्टॉक जो है वो आधी बनी हुई है, ठीक है, अभी हाफ फेज में है, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। वो क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, ठीक है। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट टर्म के पास, नेक्स्ट टर्म की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। हो सकता है इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स क्या होते हैं जो एक साल में खत्म हो जाए, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं जो एक साल में खत्म हो जाए। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल वो होती है जो कि मेरे रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ चल रही है, जो मेरे डे टू डे ऑपरेशन में मेरे पास मेरे यूज में आ रही है, वो क्या होती है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल होती है। और सबसे बड़ा आपके पास करंट एसेट क्या होता है, कैश, ठीक है, आपका बैंक में जितना बैलेंस हो, फिर आपकी स्टॉक, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे करंट एसेट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसमें से जब मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, जैसे कि मेरा डेटर्स, सॉरी हमारी लायबिलिटीज की बात हो रही है तो क्रेडिटर्स की बात होगी, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, या और हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास क्या आएंगे, हमारे जो करंट लायबिलिटीज हैं हमारे, और क्या करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी हमारी, हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया किसी से, शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो एक साल में खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। अगर वर्किंग कैपिटल ना हो तो मेरी ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे पास कैश ही नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वर्किंग कैपिटल भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अभी भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई कर देगी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेटर्स। इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया अपनी पहली वीडियो में, ये हमारी 4th वीडियो है आज, ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे रिसीवेबल्स, जिनसे मैंने पैसा लेना, जिनको मैंने चीज़ें उधार पे बेची हूँ, जिन लोगों को मैंने चीज़ें उधार में बेच दी हूँ,
और अभी उनसे पैसा लेना है, वो क्या होते हैं मेरे डेटर्स, देनदार, जिन्होंने मुझे पैसा देना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिसीवेबल्स, ये मेरे रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, मैंने किसी को सेल की लेकिन उधार में की, लेकिन उसने मुझे कभी ना कभी पैसा तो देना ही है ना। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा डेटर्स। यहीं से एक टर्म निकल के आती है, वो क्या होती है, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरे वो डेटर्स होते हैं जो कि डिफॉल्टर हो गए होते हैं, जिन्होंने अब आने वाले टाइम में मुझे पेमेंट नहीं करनी है, मुझे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसा डेटर जो कि बैंकरप्ट हो चुके हैं या मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आने वाले टाइम में मुझे वो पैसा नहीं देगा, उसको मैं किस कैटेगरी में डाल देता हूं, बैड डेट की कैटेगरी में। चलिए, यहीं से हमारी एक और टर्म निकल के आती है, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मेरे देनदार। मैंने किसी से अब सामान खरीदा, डेटर्स जैसे मैंने किसी को सामान बेचा, तो अब मुझे उनसे पैसे लेने हैं, तो मैं उनका डेटर हूं। सिमिलरली क्रेडिटर्स क्या है, जिनसे मैंने सामान लिया उधार पे और आने वाले टाइम में मैंने उनको पैसे देने हैं, मैं उन पे आई ओ सम मनी फ्रॉम देम, मुझे उनसे कुछ उधार, मैंने उनसे उधार पे सामान लिए, वो मेरे क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। तो ये क्या होते हैं, अगर ये रिसीवेबल्स हैं तो ये क्या है, मेरे पेएबल्स हैं, इनको मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है, राइट। चलिए, अगली टर्म आती है हमारे पास, गुड्स। गुड्स क्या होता है, वो चीजें, प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील इन, प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस डील्स इन। ठीक है, वो चीजें, वो स्टॉक, वो सामान जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। अगर उसकी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल इसके लिए गुड है, अगर उसकी गाड़ियों की शॉप है तो गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ी उसकी क्या है, गुड्स है। अगर उसकी नॉर्मल किराने की शॉप है तो वो दाल चावल आटा उसके लिए क्या है, गुड्स है, राइट। तो गुड्स हर किसी के लिए अलग अलग हो जाएगा। एक और टर्म क्या आती है हमारे पास, सेल्स के डिस्काउंट टाइम पे डिस्काउंट, ये हमारी लास्ट टर्म है आज की। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ टर्म्स होंगे, बिकॉज अकाउंटेंसी में अब ये नहीं है कि आप एक ही साथ सारे के सारे टर्म्स पढ़ सकते हो, आपको एक एक करके, हो सकता है ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको टर्म्स मिले, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स साथ में देखने पड़ेंगे। कोई डाउट्स आते रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट सिंपल वही है, मैं अलाउंस देता हूँ किसी को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ छूट दे रहा हूँ किसी को, मैं कह रहा हूँ कि भाई 100 रुपये का सामान है तो उसको 90 रुपये में खरीद ले, तो वो 10 रुपये क्या होगा, वो डिस्काउंट होगा। तो ये डिस्काउंट की डेफिनेशन गिवन कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और डिस्काउंट के रिलेटेड अगर आपको कोई MCQ आता है तो आप उसको आराम से समझ लोगे। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारा अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स जो है वो हमने ख़त्म कर ली हैं। ठीक है, इतनी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। इसके अलावा जो टर्म्स होंगी मैं आने वाले लेक्चर में बीच बीच में से उठा के आपको ज़रूर सारी की सारी कवर करवाऊंगा। जो भी अगर मुझे इसके लिए अलग सा पार्ट बनाना पड़ा मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन आप अब के लिए आपका फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो आपका क्लियर हो चुका है, वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो मैंने 4 पार्ट्स में आपको ख़त्म करवाया है। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको करवाई हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आपको हमारी पुरानी की पुरानी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। इसके अलावा J&K बैंक का क्वांट सेक्शन जो है उसका हाफ सिलेबस जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, और रीजनिंग उसकी हमारी डेली वीडियोज़ आ रही हैं, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।